नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइश साना आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और यहां से इस टॉपिक को लगभग 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 3 से 4 प्रश्न, हो सकता है 5 प्रश्न भी आपके इस टॉपिक से पूछे जाए। तो अगले 2-3 वीडियोज़ के अंतर्गत थोड़ा वीडियो लेंथी भी हो सकता है, बट आप उसको प्रॉपर ढंग से देखेंगे तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक है आपके लिए स्टूडेंट्स अधिगम, जो यूपी टेट के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगली कुछ वीडियोस में हम इन 4 से 5 प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इतना पढ़ लेंगे कि यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अधिगम क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम ही अधिगम है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लर्निंग। आप जानते होंगे लर्निंग का मतलब, बट हम इस क्लास के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो लर्निंग का अर्थ होता है, यानी अधिगम का अर्थ क्या होता है। उसके बाद दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि जो भी साइकोलॉजिस्ट ने परिभाषाएं दी अधिगम से रिलेटेड, जो मेन परिभाषा है वो क्या है। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि अधिगम के पक्ष कौन से होते हैं, इसकी विधियां क्या क्या होती हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से हम पक्ष, विधियां और प्रकार को जानेंगे। उसके बाद हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे कि अधिगम में रियलिटी में होता क्या है और इसका क्या रीज़न है। उसके बाद हम अधिगम के फैक्टर को जानेंगे, यानी उसके कारक को जानेंगे। और उसके बाद एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे अधिगम में, अधिगम के वक्र, जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लास्ट में पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनेंगे निश्चित अधिगम के सिद्धांत से। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स अधिगम से रिलेटेड एक तो हम पढ़ते हैं व्यवहारवादी, ठीक, एक हम इसमें पढ़ते हैं व्यवहारवादी और दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें संज्ञानवादी। तो 2 वादियों को हम पढ़ते हैं। एक व्यवहारवादियों में कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने व्यवहार को महत्व दिए हैं, और इसके बाद कुछ संज्ञानवादी आते हैं जिन्होंने संज्ञान यानी कि ज्ञान को महत्व दिए हैं, यानी मानव को महत्व दिए हैं। तो इसमें इस तरीके से सिद्धांत में थोड़े बहुत विवाद है व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों के बीच में, जिनको हम इन क्लासेस के माध्यम से कवर करेंगे और जान पाएंगे कि व्यवहार और संज्ञान का क्या अर्थ है। और एज अ स्टूडेंट हमें व्यवहार और संज्ञान दोनों को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारे सामने जो चुनौतियां होने वाले बच्चों के साथ, उसमें व्यवहार का भी बहुत महत्व है और संज्ञान का भी महत्व है। इसलिए हम दोनों को पढ़ेंगे और ये आपको दोनों को इसीलिए पढ़ना है क्योंकि दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जो आप सिद्धांत पढ़ने वाले हैं इसमें व्यवहारवादियों के कुछ साइकोलॉजिस्ट है जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और संज्ञानवादियों से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको हम डिटेल में जानेंगे कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 से 3 प्रश्न तो आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो अधिगम के अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके पक्ष, विधियां, प्रकार, विशेषताएं, कारक, वक्र, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगले 3 से 4 वीडियोस के दौरान हम थोड़ा वीडियोस भी लेंथी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कोर्स, आपका जो ये अधिगम का जो पोर्शन है बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और आप इसको इतना सफिशिएंटली पढ़ ले, इतनी बातों को सुन ले और समझ ले, ताकि आपके सामने जब 4 ऑप्शन होंगे ऑब्जेक्टिव में तो आप उसमें से सही क्वेश्चंस के ऑप्शंस को मार्क कर पाएं। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अधिगम क्या होता है और अधिगम का क्या अर्थ है। देखिए स्टूडेंट्स, अधिगम का अर्थ क्या होता है। अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं संकीर्ण अर्थ के बारे में, यानी कि अधिगम का अर्थ एक ही शब्द में आपसे बात करूं, तो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि अधिगम का अर्थ तो सीखना होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, सीखने में तो हम गलत चीज़ें भी सीखते हैं और सही चीज़ें भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई बच्चा स्मोकिंग करना सीखता है, यानी कि सिगरेट पीना सीखता है, तो अपनी लाइफ में जब वो पहली बार करता है यानी सिगरेट पीता है, तो वो ये भी तो कह सकता है कि मैं भी तो सीख रहा हूँ। बट ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप सीखना उसे कहा जाता है जो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। ठीक, अब अगर आप कोई नेगेटिव चीज को भी सीख रहे हो और आप कह रहे हैं कि मैं तो इसमें भी सीख रहा हूं, यानी कि मैं इसमें भी अनुभव, एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि अधिगम क्या होता है, तो आप उसे एक ही शब्द में सीखना कहेंगे तो फिर वो सही
परिभाषा नहीं होगी, क्योंकि अधिगम का अर्थ अगर हम बात करें व्यापक अर्थ में, तो अधिगम का व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की एक प्रक्रिया। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ नया सीख रहे हैं, तो आप बहुत लंबे समय से उसको सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आ रहा होगा, स्थायी परिवर्तन। और जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तभी आप अधिगम को सीखते हैं। अदरवाइज कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वो ड्रिंक करता है, तो ड्रिंक करने के बाद उसके जो व्यवहार है उसमें चेंजेस तो आना स्वाभाविक है, कि वो ड्रिंक करने के बाद उसके बिहेवियर में जरूर चेंजेस आएंगे, बट वो चेंजेस कुछ समय के लिए होगा, यानी कि वो अस्थायी होगा। मान लीजिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे, उसके बाद उसका जो नॉर्मल बिहेवियर फिर से प्रदर्शित हो जाएगा। तो जब उसने किसी मादक पदार्थ का सेवन किया और उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, बट वो परिवर्तन कैसा था, अस्थायी था, तो इसीलिए हम उसको सीखना बिल्कुल नहीं कह सकते। बट अगर आपने मान लीजिए कोई चीज़ की और आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हुआ, और स्थायी परिवर्तन स्टूडेंट्स 1 दिन 2 दिन में नहीं आते, काफ़ी लंबे समय तक आप प्रयास करते हैं, कोई अच्छी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप धीरे धीरे आपके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन होता है। जो गलतियां पहले करते थे वो गलती आप दोबारा नहीं करते, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से इसको समय दिया है, उसको टाइम दिया है, इसको महत्व दिए हैं, तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। तो इसी को ही हम अधिगम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई अधिगम की अर्थ की बात करे, तो अधिगम को इंग्लिश में हम लर्निंग कहते हैं, और लर्निंग का जो हिंदी रूपांतरण होता है वो होता है सीखना। बट सीखने का मतलब आप ऐसी चीजें सीखें जो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाए, उसको आप सीखना कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि अधिगम का एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको भी बता रहा था कि सिद्धांत में आप 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब 2 वादियों के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो व्यवहारवादी होते हैं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके संज्ञानवादी होते हैं। तो व्यवहारवादियों के सिद्धांत से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद संज्ञानवादियों से भी पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि आपको डिटेल में बताना कि व्यवहार क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे मान लीजिए व्यवहार, आप जनरली इसको, आप इस सब्जेक्ट को आप बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, हम तो CDP पढ़ते हैं, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि हम सिर्फ उन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उस साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं जो चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि लगभग बर्थ से लेकर कि 18 ईयर्स तक लगभग हम इस साइकोलॉजी को कवर करते हैं, इस साइकोलॉजी को अपने स्टडी के दौरान पढ़ते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी एक बहुत व्यापक शब्द है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया इसके अंदर, इसमें आप बहुत सारे डिपार्टमेंट, यानी बहुत सारे इसके साइड होते हैं जहाँ पर आप अलग स्टडी करते हैं। बट हम एज अ टीचर हैं, तो हमारा जो रिलेशन होता है वो ज़्यादातर मान लीजिए हम 18 ईयर्स तक के बच्चों के साथ ही डील करते हैं। हालांकि हम जो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो हम 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों के बारे में स्टडी करेंगे, बट यदि आप जूनियर और फिर TGT PGT की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम जो आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं वो जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में। तो हम जो एज अ टीचर पढ़ते हैं वो जन्म या प्रीनेटल स्टेज से लेकर हम 18 वर्ष तक के स्टेजेस के बारे में ही, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है वो इन बच्चों के साथ होता है, इसलिए हम जो पढ़ते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी होता है, ना कि साइकोलॉजी होता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, और आपको ये पता होगा कि जो साइकोलॉजी है आज की डेट में, आधुनिक समय में जो साइकोलॉजी का अर्थ है कि वो क्या है, व्यवहार। आधुनिक जो साइकोलॉजी का अर्थ होता है वो क्या होता है कि व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक है। तो व्यवहार का जब आप अध्ययन करते हैं, व्यवहार का जब आप अध्ययन करते हैं, तो व्यवहार के अध्ययन में आप क्या करते हैं, मतलब व्यवहार का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके व्यवहारवादियों से बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और व्यवहार शब्द के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो अधिगम पढ़ रहे हैं इसमें आप व्यवहारवादियों के सिद्धांत को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञानवादियों को पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है, साइकोलॉजी के आधुनिक समय में, यानी इस समय में साइकोलॉजी का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। तो जब आप व्यवहार का अध्ययन करेंगे यानी बिहेवियर के बारे में जानेंगे, तो बिहेवियर के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इसीलिए मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम सबसे पहले व्यवहार शब्द को जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है हमसे वो क्यों पूछते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है, तो व्यवहार का जनक स्टूडेंट्स कहा जाता है JV वॉटसन को। और JV वॉटसन को इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1912 से 13 ईस्वी में आने के बाद साइकोलॉजी शब्द को ये कहा था कि ये तो व्यवहार का अध्ययन होता है। नहीं, जब हम मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं तब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी के दौरान हम सिर्फ मनुष्य के बिहेवियर को जानते हैं, और ये बात 1912 और 13 ईस्वी में उन्होंने कही थी, और ये कहने वाले कौन थे, JV वॉटसन थे। इसलिए सर्वप्रथम व्यवहार के बारे में JV वॉटसन
वॉटसन जी ने ही कहा था और सन 1912 में, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि व्यवहार का जनक कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहार का जनक कौन है तो आप बताएंगे जेवी वॉटसन, ठीक है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ तो सन 1912-13 में हुआ, क्योंकि जेवी वॉटसन ने 1912-13 में ही बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। तो इसीलिए यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ तो सन 1912-13 में हुआ। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा गया है यूपी टेट में कि व्यवहार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग, देखिए ये व्यवहार जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में किया गया था और किया गया था विलियम मैकडूगल के द्वारा। और विलियम मैकडूगल ने जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो उनकी एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में उन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा गया है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था विलियम मैकडूगल ने। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1905 में। और मैं आपको बता दूं जो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिस किताब में किया गया था वो विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये व्यवहारवाद बताना जरूरी है क्योंकि आपका जो अधिगम है वो दो सिद्धांतों पर ही आधारित है, एक व्यवहारवाद पर और एक संज्ञानवाद पर। क्योंकि अभी जो है इन दोनों में विवाद है, हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में ये जो है आपका जो मनोविज्ञान है वो संज्ञानवादियों पर आधारित हो जाए, इसीलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बट जब आप पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे, अधिगम को पूर्ण रूप से समझेंगे, तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हमें जो है इन सब चीज़ों में उलझना नहीं है। हमें सिर्फ जानकारी इसलिए लेनी है क्योंकि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करें और अपने बच्चों का अधिक से अधिक डेवलपमेंट कर पाएँ। क्योंकि आयोग की मानसिकता ये है कि वो आपसे चाहती है कि आप इस थ्योरी को, इस सेक्शंस को अच्छे से पढ़ें, इसको समझें और फिर आप अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करें और उसका इम्प्लीमेंट आप उन बच्चों के साथ करें जिससे उन बच्चों का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो पाए। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और आयोग की जो मानसिकता उसको भी समझ पा रहे होंगे। इसीलिए ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आप अधिगम के अर्थ को तो समझ पाए होंगे। अब हम जानते हैं कि अधिगम की परिभाषा, यानी साइकोलॉजिस्टों के द्वारा अधिगम की जो परिभाषा है वो उसको किस तरीके से आपको दिया गया है, मतलब आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है तो स्थायी परिवर्तन से ही आप कुछ सीखते हैं, तो इसका मतलब आप अधिगम कर चुके हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं ना, स्थायी परिवर्तन, वो दो तरीके से हो सकता है व्यवहार में परिवर्तन। एक होता है स्टूडेंट्स व्यवहार में परिपक्वता से परिवर्तन होते हैं, एक बीमारी से परिवर्तन होते हैं, एक मादक पदार्थों के सेवन से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मैच्योरिटी यानी परिपक्वता को इंग्लिश में कहा जाता है मैच्योरिटी, यदि आपके व्यवहार में मैच्योरिटी से परिवर्तन आ रहे हैं तो उसको आप जो है स्थायी परिवर्तन नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो मैच्योरिटी के हिसाब से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। या फिर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में बीमारी से, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गया तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। आप परिपक्वता से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब एक 10 साल का बच्चा और एक 25 साल के बच्चे में डेफिनेटली इसकी सोच में और इसकी सोच में तो डिफरेंस होगा ही होगा, बट ये हमें देखना है कि वो अधिगम कितना कर पाए अपनी लाइफ के दौरान। ऐसा भी हो सकता है कि 15 वर्ष के बच्चे की जो सोच है वो 25 वर्ष के व्यक्ति से भी बेहतर हो जाए, क्योंकि ये बच्चा जो है चीज़ों को जनरली जो है बिहेवियर के आधार पर सोचता है, पढ़ा लिखा। हो सकता है 25 वर्ष का व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा ना हो और इन्हें अपना ज्ञान भी ना पता हो। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, अगर परिपक्वता से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो आप उसको अधिगम नहीं कह सकते। या फिर मान लीजिए बीमारी के माध्यम से यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो मैंने आपको बता दिया कि वो स्थायी परिवर्तन नहीं बनता, तो इसी वजह से वो अधिगम आपका नहीं कहलाएगा। या फिर मान लीजिए आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, बट वो क्या है, अस्थायी परिवर्तन माना जाता है, स्थायी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए उसको भी हम
सीखना नहीं कह सकते। तो ये स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है जहाँ से आपके व्यवहार में परिवर्तन तो होता है, बट इसको हम अधिगम नहीं कहते। बट व्यवहार में परिवर्तन हम किसको मानते हैं? जैसे आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लंबे समय से आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक। तो इससे आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ सकता है। और यदि आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है जब आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अभ्यास करते हैं और आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, तो इससे आप क्या करते हैं, आप कुछ सीखते हैं, तो इसी को ही हम अधिगम कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं, तो जब आप 2 वर्ष तक प्रशिक्षण लेते हैं कि आपको पढ़ाना क्या है। देखिए, आप बीएड या आप मान लीजिए बीएससी या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, बीएससी एमएससी कर चुके हैं या बीए एमए कर चुके हैं, बीकॉम एमकॉम कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपके परसेंटेज भी 95% प्लस रहे हैं अपने एजुकेशंस के दौरान, तो आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। बट आप टीचर तभी कहलाएंगे जब आप बीएड या बीटीसी 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेकर आएंगे। प्रशिक्षण में आपको क्या सिखाया जाएगा? लेसन प्लान तैयार कराए जाएंगे, आपको क्लास में एंट्री किस तरीके से करनी है, किस तरीके से पढ़ाना है। स्टार्टिंग में आपको माइक्रो टीचिंग दिया जाएगा, 5-5-6 मिनट की क्लासेस दी जाएगी। धीरे धीरे जब आप लंबे समय से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके 5 से 6 मिनट की क्लास को 30 से 35 मिनट में कन्वर्ट किया जाएगा। जब आप एक प्रॉपर टीचर बन जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर समय हाई होगा, आपका आत्मविश्वास शब्दों के साथ, समझाने के साथ, क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, तब आप प्रशिक्षण ले चुके हैं। और जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आप लंबे समय से प्रशिक्षण 2 वर्ष तक जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? यदि आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो इसका मतलब आप अधिगम कर चुके हैं। इसी को ही आप अधिगम कहते हैं। या फिर मान लीजिए अनुभव, मान लीजिए आप लंबे समय से 2 वर्ष से आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, डेली आप 5 से 6 घंटे अपने ट्रेनिंग के दौरान आप देते हैं, क्लासरूम में देते हैं, तो आप खुद एक चीज़ सोचिए, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, 2 वर्ष में आपके हो जाएंगे 730 दिन, और 730 दिन के अंदर अंदर लगभग अगर आप 500 दिन 5-5 घंटे करके देते हैं तो 25 पंजे हो जाते हैं 2500 घंटे। जब आप किसी चीज़ को 2500 घंटे दे देंगे तो आपका प्रशिक्षण हो जाएगा, आप लगातार अभ्यास करेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आप अनुभवी हो जाएंगे अपने फील्ड में, तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन तो स्वाभाविक आना है। और जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा तो उसी को ही हम अधिगम कहते हैं। तो ये व्यवहार की परिभाषा है कि यदि आप व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा आप स्थायी परिवर्तन करते हैं तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। यानी यदि आप अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है तो उसी को ही हम अनुभव, अधिगम कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। बट यदि आप परिपक्वता से या किसी बीमारी से या मादक पदार्थों के सेवन से आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं तो वो परिवर्तन आपके स्थायी नहीं होते हैं, वो परिवर्तन आपके अस्थायी होते हैं, इसीलिए इसको हम अधिगम नहीं कहते। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसलिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि अस्थायी परिवर्तन से होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाए। यदि आप अस्थायी परिवर्तन ला रहे हैं, कुछ समय के लिए आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, फिर से आप वही हो रहे हैं, तो आप अधिगम नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने जीवन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि आप थोड़े समय के लिए करते हैं प्लानिंग और फिर उसे चौपट कर देते हैं। तो अगर आप थोड़े समय पढ़ते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, आप दूसरी स्ट्रेटजी पे भटकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई अधिगम नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम पास कर रहे हैं, आपका अधिगम कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने इसमें बताया कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। देखिए, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एंड अनुभव, एक्सपीरियंस के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अगर आपके सामने कहीं पर भी दिख जाए ये वर्ड कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण स्थायी परिवर्तन आते हैं तो उसको अधिगम कहते हैं। और इसके अलावा यदि आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आते हैं तो उसको हम अधिगम नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि अभ्यास और प्रशिक्षण से अनुभव का जन्म होता है। जब आप लंबे समय से अभ्यास करते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो इन दोनों के संयोग से आपके अंदर अनुभव का जन्म होता है। और ये तीनों चीज़ें यदि आपके पास हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी फील्ड में हैं, आप अधिगम 100% कर रहे हैं और आपका अधिगम बिल्कुल बेहतरीन होता चल रहा है और आप आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्या ये बात सही है?
या फिर नहीं है, या निश्चित है या अनिश्चित है। तो यदि इस तरीके के प्रश्न आपके पास आए तो आपने अभी जाना कि परिपक्वता से आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, और अस्थायी परिवर्तन को तो हम अधिगम नहीं कहते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नो, इसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। बट यहीं पर मान लीजिए आपके परिपक्वता वर्ड ना आकर ये शब्द आ जाता अभ्यास, तो अभ्यास के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को, बिल्कुल सही बात है, तो उस केसेस में हम इसको कहते हैं यस। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये डेफिनेशन पूछा जा चुका है आपके लिए, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए मैं आपको इसे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाए, रिलेट कर पाए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रटने वाली विधि पर आधारित पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि एग्जाम्स में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्स में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं 95% चांस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते, सिर्फ 5% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं या हो सकते हैं। इसीलिए आप मैक्सिमम जो है किताबी लैंग्वेज या फिर रटी रटाई चीज़ें जो अभी तक आए हुए हैं और उन्हीं को ही सिर्फ फॉलो करने, तो उससे नहीं होता। आपको जो एग्जाम्स होते हैं प्रीवियस ईयर, उसको देखने के बाद उसको एनालिसिस करना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, और फिर उस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना होता है, वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, ना कि रट्टे मारने पर। यदि आप रट्टे मारेंगे तो आपके 5% क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड डेवलप करना होगा। और देखिए जो बच्चे होते हैं वो 1% के लिए क्या कर सकते हैं, रट्टे मार सकते हैं, बट आप एज अ टीचर और आपके सामने रोज कोई ना कोई चैलेंजेस न्यू आने वाले हैं, तो आप उन चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये आपकी क्वालिटी, ये आपका अभ्यास दर्शाता है, ये आपका प्रशिक्षण दर्शाता है, ये आपका अनुभव दर्शाता है कि आप उस नए चैलेंज को, क्योंकि आपके सामने जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं वो आपको भी नहीं पता कि आप कैसे चीज़ों को कल फेस करने वाले हैं। तो आप उसके लिए इतना ज़्यादा अभ्यास कर लीजिए, इतना ज़्यादा प्रशिक्षण लीजिए, इतना ज़्यादा अनुभव आपके पास होना चाहिए कि आप किसी भी कंडीशन से निकल सके, आप उसको सॉल्व कर सके। तो यही मेरा ध्येय है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आप जो है चीज़ों को रिलेट कर पाए। आप ना तो रट्टे मारे, ना ही आपके माइंड की मेमोरी स्पेस भर जाए, ठीक है, और ना ही आप चीज़ों को भूले। आप एक बार पढ़े, एक बार सुने तो आपके सारे कंटेंट क्लियर हो जाए, आप अपनी IQ का इस्तेमाल करें और सही क्वेश्चंस के ऑप्शन तक पहुंच पाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। आपने देखा कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषा क्या है। अब उससे रिलेटेड हम कुछ और पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जैसे अधिगम के पक्ष। आपसे पूछे जा सकते हैं कि अधिगम के कितने पक्ष होते हैं, तो आप बताएंगे कि अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, यानी ज्ञान की बात की जाती है। एक होता है क्रियात्मक पक्ष, यानी कि जहाँ पर आप अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो क्रिया करते हैं, तो उसके क्रियात्मक पक्ष होता है। और एक होता है आपका भावात्मक पक्ष, यानी कि जैसे कि आप अनुभव फील करते हैं, तो फील के दौरान, यानी कि अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। एक तो नॉलेज पर आधारित होते हैं, एक क्रियात्मक पक्ष होता है जिसमें आप एक्टिविटीज़ करते हैं, और एक भावात्मक होता है जिसमें आप फील करते हैं। तो अधिगम के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। तो इन तीनों पक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से अधिगम के पक्ष है, और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 3 में से कोई भी एक ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। या फिर मान लीजिए अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को, तो आपसे ये बोल सकता है कि अधिगम के पक्ष नहीं है, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे यही होंगे, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, और चौथा ऑप्शन हो सकता है व्यवहारात्मक पक्ष। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अधिगम के जो 3 पक्ष है उसमें हमने संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पढ़े हैं, कहीं पर हमने व्यवहारात्मक पक्ष नहीं पढ़े, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर व्यवहारात्मक पक्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से भी देखिए एग्जामिनर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर उनको टिपिकल क्वेश्चंस बनाना होता है तो इस तरीके के नहीं वाले क्वेश्चंस बनाते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिगम की विधियां। तो अधिगम की विधियां क्या है स्टूडेंट्स? अधिगम की अगर हम विधियों की बात करें तो अधिगम की मुख्यतः एक विधि है अनुकरण विधि, यानी कि जब आप किसी को देखकर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो आपको देखकर कॉपी करते हैं, आप जैसे जैसे बोलते हैं वो बच्चे बाद में आपकी तरह ही नकल करते हैं। तो यदि बच्चे ऐसे आपको नोटिस करते हैं, आपकी नकल करते हैं, तो इसका मतलब वो अनुकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वो भी सीख रहे हैं बट अनुकरण के द्वारा सीख रहे हैं। एक होता है स्टूडेंट, दूसरा होता है आपके लिए सूझ। तो सूझ क्या होता है? तो अधिगम की विधि में एक होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ा और उसके आधार पर आप अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं, और उसके आधार पर आप सही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने आपको 2 + 3 सिखाया और वो होता है 5, बट
अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक ही टाइप बताया और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया 3 + 4। तो आपने देखा यहाँ पर 2 + 3 5 होते हैं और 3 + 4 क्या हो गए 7 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, तो अपनी सूझ अपनी समझ का प्रयोग किया, तो इसीलिए सूझ के द्वारा भी अधिगम किया जाता है। तो सूझ अधिगम की एक विधियाँ हैं दूसरी। ठीक, एक विधि और है जिसे हम बोलते हैं प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना। मान लीजिए कि आप किसी चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपने प्रयास किया, आप विफल हुए, फिर आपने प्रयास किया, आप फिर विफल हुए, लेकिन फिर आपने प्रयास किया और आप सफल हो गए। तो देखिए, अधिगम अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए प्रयत्न जरूरी है, यानी कि प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रयास लगातार करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं हरा सकता। आप उस चीज को जरूर सीख जाएंगे और सीखना ही अधिगम होता है, आपको पता है। तो इसीलिए प्रयत्न जरूरी है। अगर आप अधिगम करना चाहते हैं तो आपको प्रयास तो करना ही होगा। सबसे मेन हथियार आपका प्रयास ही होता है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे अपनी तरफ से, तब तक आप अधिगम नहीं सीख पाएंगे। एक होता है स्टूडेंट्स भूल। देखिए, जब आप कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो आपसे बहुत बार भूल होती है, ठीक है, बट आप अपनी भूल को, आप अपनी गलती को कितना ज़्यादा मानते हैं और मानकर फिर आप आगे बढ़ते हैं और दोबारा कोशिश ये करते हैं कि मुझे इस भूल को दोबारा नहीं दोहराना है, तो आप एज अ इंसान आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप अधिगम करते हैं तो अधिगम में सबसे पहले आपके लिए प्रयास होना चाहिए कि आपको लगातार प्रयास करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, और उसके दौरान आप बहुत बार गलतियाँ करेंगे, आप बहुत बार अच्छा भी करेंगे, बट जब आप गलतियां करेंगे तो आप अपनी गलती से क्या सीख रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी गलती को मानेंगे, स्वीकार करेंगे और फिर उससे सीखेंगे, फिर दोबारा उसे दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपका अधिगम जरूर होगा। तो इसीलिए अधिगम की विधियों में एक तो अनुकरण जरूरी है, एक सूझ जरूरी है, एक प्रयत्न जरूरी है और एक भूल जरूरी है। इनके माध्यम से ही हम अधिगम कर पाते हैं। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आ रही होंगी कि अधिगम की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं जिनको आपको फॉलो करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अधिगम के क्या है प्रकार। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके लिए है अधिगम के प्रकार, यानी कि अधिगम के प्रकार। चलिए देखते हैं अधिगम के प्रकार क्या होते हैं। तो अधिगम के अगर आपसे प्रकार पूछे जाए तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गामक अधिगम, ठीक, एक होता है प्रतिबोधात्मक अधिगम और एक होता है संकल्पनात्मक अधिगम। गामक अधिगम का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो भी आप चीज़ें शरीर के द्वारा करते हैं, यानी कि जो भी आप गतिविधियाँ शारीरिक करते हैं और शारीरिक गतिविधियों के दौरान जो भी आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, उसको हम गामक अधिगम कहते हैं। ठीक, एक होता है स्टूडेंट्स प्रतिबोधात्मक। बोधात्मक शब्द से आप समझ पा रहे होंगे कि कोई चीज़ आप अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर आप करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए प्रतिबोधात्मक। प्रतिबोधात्मक का मतलब आप समझ रहे हैं बोध करना, यानी कि अपनी थिंकिंग पावर लगाना। सपोज कीजिए कि आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक मोबाइल देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि इस मोबाइल के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो आप मोबाइल के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स बता सकते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकते हैं। तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप सोचकर अपनी थिंकिंग पावर का यूज करके आप कुछ अधिगम कर रहे हैं। तो जब आपके सामने कोई चीज रखा हुआ होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट पर आप विचार करते हैं और विचार करने के दौरान आप उसमें से कुछ सीखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिबोधात्मक। जैसे आपको पता चल चुका है कि गामक अधिगम में हम क्या करते हैं, हम फिजिकली कोई वर्क करते हैं और उसके द्वारा सीखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गामक अधिगम। जब हमारे सामने कोई कॉन्सेप्ट रखा होता है और उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचकर, समझकर, उसके फीचर्स को जानकर हम कुछ चीजें सीखते हैं, उसके बारे में स्पेशलिटी करते हैं, समझते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिबोधात्मक। और एक होता है स्टूडेंट संकल्पनात्मक अधिगम। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं संकल्पनात्मक, संकल्पनात्मक का मतलब होता है कि आप कल्पना करते हैं, यानी किसी भी चीज के बारे में जब आप कल्पना करते हैं, यानी कल्पना करने के बाद जब आप उसके बारे में सोचते हैं, फॉर इमेजिनेशन, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप गॉड, ठीक, गॉड को आपने कभी देखा नहीं है, आपने तस्वीरों में देखे होंगे, ठीक है, आपने कभी रियल में कभी गॉड को नहीं देखा होगा, बट आप फिर भी गॉड के बारे में सोचते हैं, गॉड के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को कल्पना करके, जैसे आप सूर्य को, आपने कभी देखा तो नहीं है सूर्य को स्पष्ट बाय फेस टू फेस, जैसे हम बहुत दूर से सूर्य को देखते हैं, जब आप करीब से चीज़ों को देखेंगे और उसके बारे में अपनी थिंकिंग पावर लगाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए कोई सूरज का टेम्परेचर आपको पता है 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बट
क्या कोई इंसान सूर्य तक जाकर नाप कर आया कि इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है? नहीं, उसको किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दूर से एनालिसिस किया होगा। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जो आपने कभी देखा नहीं है और आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को, इसके दौरान, इमेजिनेशन के दौरान आप जब चीज़ों को सीखते हैं तो उसको हम कहते हैं संकल्पनात्मक अधिगम। तो मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिगम के प्रकार बताइए। तो अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है गामक अधिगम, दूसरा होता है प्रतिबोधात्मक अधिगम और तीसरा होता है संकल्पनात्मक अधिगम। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अधिगम की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे यहाँ पर जानते हैं कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यानी मुख्यतः आपकी अधिगम की विशेषताएं क्या है, जिससे आप जब अधिगम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में हमारा अधिगम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो अधिगम है, अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि ये हमेशा उद्देश्यपूर्ण, मतलब आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट टारगेट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप यूपी टेट क्लियर करने की मानसिकता के साथ आए हैं, आप ये सोच कर आए कि मुझे हर हाल में यूपी टेट को क्लियर करना है, और इस यूपी टेट को क्लियर करने के लिए आप जितनी भी मेहनत, जितने भी अभ्यास कर रहे हैं, लगातार 5-6 घंटे, 8-10 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से आप लगातार स्टडी कर रहे हैं, तो आप जब 2 महीने से लगातार स्टडी कर रहे हैं तो आपके व्यवहार में जाहिर सी बात है स्थायी परिवर्तन तो ज़रूर आया होगा। आप कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको पढ़ने के साथ साथ समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब आपके व्यवहार में लगातार आप अभ्यास कर रहे हैं और इसके दौरान आप कहीं ना कहीं से, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हैं या किसी और से पढ़ रहे हैं, तो आप लगातार प्रशिक्षण लेकर अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ रहा होगा, और जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ रहा होगा तो डेफिनेटली आपका अधिगम भी हो रहा होगा। इसका मतलब अधिगम कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। मान लीजिए कि आपका टारगेट है इस समय यूपी टेट, तो इसको लेकर आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? क्लियर है, स्पष्ट है कि आपको यूपी टेट इस बार क्वालिफाई करने ही करने हैं। तो अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, ये इसकी एक मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, जो ये आप अधिगम करते हैं ये आप जीवन पर्यंत करते हैं, यानी कि पूरे जीवन के दौरान आप लगातार कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने जीवन में, और सीखते तो वो हैं जो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। तो जब आप लगातार पूरे जीवन के दौरान स्थायी परिवर्तन अपने जीवन में लाते हैं तो आप डेफिनेटली अधिगम करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, एक 16-17 वर्ष का बालक और एक 50 वर्ष के व्यक्ति के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस किस बात का होता है? क्योंकि वो अपने जीवन के दौरान काफ़ी चीज़ों को अपनी आंखों से देख चुके हैं, अपने जीवन में फील कर चुके हैं, तो इसके लिए उनका अनुभव जो है वो चरम सीमा पर होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये भी अधिगम की एक विशेषता है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी कि बिल्कुल सही बात है कि अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया, यानी कि जब आप किसी चीज़ के बारे में क्रिया करते हैं तभी आपका अधिगम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप जो है बीएड या बीटीसी करके आए हैं, तो इसका मतलब आप टीचर बनने की तैयारी पहले से कर आ रहे हैं, आप क्रिया कर रहे हैं तभी आप टीचर बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नॉन बीएड या नॉन बीटीसी, मान लीजिए ग्रेजुएशन बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, लेकिन उनको सही तरीके से पढ़ाने का उन्होंने की तो है, बट उस वे में नहीं की कि आपको किस तरीके से एक प्रोफेशनल, जब आप बीएड और बीटीसी करके आते हैं तो आप पूरे 2 साल के दौरान प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कैसे जो हमारे विद्वान है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट दिए हैं, कैसे कैसे हमें बच्चों के सामने वर्क करना होता है, कैसे कैसे लेसन प्लान, छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़े लेवल तक पहुंचते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप क्रियात्मक यानी व्यावहारिक रूप में जब आप क्रिया करते हैं, खुद से स्वयं से करते हैं, दूसरों को देख कर नहीं, जब आप खुद से करते हैं तभी आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है और तभी आपका अधिगम हो पाता है। मान लीजिए आपने किसी से सुन लिया कि ऐसे लेसन प्लान तैयार करना है, तो आपने जान लिया कि हाँ लेसन प्लान तैयार करना है, बट फिर भी आपको नहीं आएगा। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपके बिहेवियर में साफ झलक जाएगा। बट जब मान लीजिए कि आप लगातार मेहनत करते हैं, जब लगातार हर एक क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर आप सीखते हैं, वो आपका बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने बीएड रेगुलर वे में नहीं की, मतलब आप रेगुलर तो आपकी मार्कशीट में होगा, बट आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की और आप एग्जाम टाइम में पेपर देने जाते हैं, तो जब आपका प्रैक्टिकल होगा और जब एग्जामिनर
बाहर से आएंगे और आपका वाइवा या आपका प्रैक्टिकल लेंगे, तब उनको दिख जाएगा कि आपने वास्तव में रेगुलर क्लास अटेंड की है, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया या फिर नहीं किया, वो साफ झलकेगा। मान लीजिए आप पूरे साल के दौरान कभी कॉलेज नहीं गए और आप एग्जाम टाइम में या प्रैक्टिकल टाइम में जा रहे हैं, तो आपके पैर लड़खड़ाएंगे, आपकी आवाज़ में लड़खड़ाहट होगी, आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल रुक रुक कर आएंगे, आपका फेस एक्सप्रेशन दर्शा देगा उस एग्जामिनर को कि आपने बीएड किस तरीके से की है। तो इसीलिए क्रियात्मक प्रक्रिया बताया जाता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स की अधिगम में अध्यापक मित्र मंडली परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए अधिगम में अध्यापक मित्र मंडली परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी अच्छे अध्यापक के कनेक्शन में होंगे तब आपका अधिगम अच्छा होगा। जब आपकी मित्र मंडली अच्छी होगी, मान लीजिए आप 4-5 दोस्त हैं, मित्र हैं, और चारों 5 सिर्फ एजुकेशन के बारे में, अपनी लाइफ को आगे किस तरीके से कहाँ तक पहुँचना है इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं, आपकी मित्र मंडली बहुत अच्छी है, तो आपका अधिगम भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा। आपके अध्यापक बहुत अच्छे हैं तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा। आपका परिवार बहुत अच्छा है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा। तो इसीलिए बताया जाता है कि जब आपके अध्यापक, आपके मित्र मंडली और आपका परिवार, ये 3 चीज़ें जब आपको बेहतर मिलेंगे तो उस बच्चे का डेफिनेटली व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आएगा और उस बच्चे का अधिगम बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। और यदि आपको सही अध्यापक नहीं मिले कभी, ठीक है, आपकी मित्र मंडली भी सही ना हो और आपका परिवार भी सही ना हो, तो आप इसमें, मैं बता दूं आपको, 5% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, 5% लोग ही अधिगम कर पाते हैं। बाकी 95% लोग जो है वो इससे प्रभावित हो जाते हैं और उनका अधिगम सही ढंग से नहीं होता, क्योंकि उनके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ना आकर उनके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। वो कुछ दिन किसी चीज़ को अटेंड करते हैं, किसी 10 दिन बाद किसी और टॉपिक पर पहुंच जाते हैं, फिर 3 दिन बाद फिर किसी और टॉपिक पर, तो उनके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब उनका अधिगम भी नहीं हो पाता। और लास्ट पॉइंट इसमें है कि अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, जब आप अधिगम करेंगे मतलब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा तो आपका अधिगम होगा, और जब आपका अधिगम होगा तभी आपका सर्वांगीण विकास होगा। आप समझ पा रहे स्टूडेंट्स की जो सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट जो आप बच्चे का करना चाहते हैं, तो उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को अधिगम करना होगा, खुद के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना होगा। जब आप खुद के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाएंगे तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि सीखने का एक क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस के दौरान हमें सीखना होता है, तो उससे आपका सर्वांगीण विकास होगा। और जब आपका स्वयं का सर्वांगीण विकास होगा तभी आप दूसरों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये सारे थे आपके स्टूडेंट्स अधिगम की विशेषताएं। इनसे रिलेटेड और भी विशेषताएं होती है, बट जितने विशेषताएं मैंने आपको बताने की कोशिश की है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अधिगम मुख्यतः होता क्या है और इसमें कौन कौन सी खास बातें होती है जिससे आप ये मान पाए कि हाँ आपका अधिगम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आपके इसमें क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है स्टूडेंट्स कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, आपका जो अधिगम होता है, यानी कि जो लर्निंग होते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो आपके कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन से पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, कौन से नेगेटिव फैक्टर होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे या आप उन बच्चे को प्रशिक्षण दे तो आपको पता होना चाहिए कि इनके लिए कौन कौन से फैक्टर ज़्यादा बेहतर है, इनके लिए पॉजिटिव काम करने वाले हैं, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो नेगेटिव है और इनको इनसे दूर रखना है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले होता है अभिप्रेरणा। जैसे कि आप जानते हैं, आप भी शायद इस समय जो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप मोटिवेशन तो बहुत लेते होंगे कहीं ना कहीं, और ऐसे सोर्सेज से मोटिवेशन लेते होंगे जहाँ से, जिनको सुनने के बाद आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और आप पॉजिटिवनेस फील करें और उसके हिसाब से आप आगे बढ़े। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बच्चे को या किसी को भी गाइड कर रहे हैं, आप किसी को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो आपका कर्तव्य ये है कि उनको बीच बीच में मोटिवेटेड जरूर करना है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप लंबे समय से बस पढ़ाए जा रहे हैं, आप मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को यही नहीं बता रहे हैं कि आप जो यहाँ सीख रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, आपको आने वाले समय में कहाँ फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, तो ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं बताएंगे तो उनको अपना सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस अधिगम टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए अभिप्रेरणा भी है टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभिप्रेरणा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे ज़रूरी यह है कि अभिप्रेरणा, आपको बच्चे को बीच बीच में मोटिवेशन देना होगा, मोटिवेट करना होगा, ताकि वो अधिगम को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएँ।
नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स विषय वस्तु। देखिए आप किसी भी विषय को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपका जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। अब बेहतरीन किस ढंग से होंगे, तो पहली बात तो ये है कि जो आपकी विषय वस्तु है वो सरल होनी चाहिए, यानी सिंपल होनी चाहिए। जब आपका विषय वस्तु सिंपल होगा, जितना ज़्यादा सिंपल होगा उसे सुनने समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, तो आपका जो विषय वस्तु है, जो आपका कंटेंट है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बुकिश लैंग्वेज उठा ली या किसी बुक से आपने क्वेश्चंस उठा लिए और आप उन्हीं को ही कराए जा रहे, कोई भी चीज़ आपने पहले नहीं बताया, आपने बाद में नहीं बताया, बस आप बुक से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। इसको आप ना तो विषय वस्तु कहिए और ना ही आपका है ये, क्योंकि आपने तो किसी दूसरे का ले रखा है। आपका खुद का होना चाहिए चीज़ें। जब आपके खुद के होंगे तभी तो आप उसमें बता सकते हैं कि ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है, तभी आप बच्चे का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। मान लीजिए आप गए किसी बुक को उठाया, उसमें से वहाँ जो लिखा है वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप ना तो विषय वस्तु कहिए और ना ही ये आपका विषय वस्तु है। तो लेसन प्लान में आपको यही सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से लेसन, कोई भी टॉपिक पढ़ाने वाले तो आप किस तरीके से उसको अरेंज करते हैं, किस तरीके से आपको इसे इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इसीलिए आपकी जो विषय वस्तु है वो सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि बच्चों को क्या हो जाए, सुबोध हो जाए, यानी कि जो भी आप चीज़ें बताने वाले हैं वो सिंपल हो, ताकि वो आसानी से क्या करें, समझ पाएँ, यानी उनके लिए सुबोध हो पाए। और दूसरा ये है कि जो भी आपकी विषय वस्तु है वो सामान्यकृत होनी चाहिए, यानी कि सिंपल होनी चाहिए। जब आपकी चीज़ें सिंपल होंगी तो आप जो भी चीज़ें उनके सामने प्रस्तुत करेंगे आसान लैंग्वेज में, साधारण भाषा में। जैसे आप देखते हैं, आप किताबों को उठाते हैं तो उसमें बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो शब्द पढ़ने के बाद 2-4 शब्द ही ऐसे होते हैं कि आपको उसका अर्थ ना पता चल पाए। तो यदि आपको खुद का उसका अर्थ ना पता हो तो फिर आप उसको समझेंगे कैसे। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है कि हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं और हम प्रॉपर उसे सही तरीके से समझ नहीं पाते, या बच्चे उसको समझ नहीं पाते। मान लीजिए बच्चे आपसे जो सीखने के लिए आए हैं, किताब तो उनके पास भी है, ठीक, मान लीजिए उनके पास 6ठी क्लास की विज्ञान की बुक है या ईवीएस की पुस्तक है 5th क्लास की, तो बच्चा उसे खुद भी तो पढ़कर समझ सकता है, बट उसकी इतनी मानसिक क्षमता नहीं है कि वो सारे शब्दों को पढ़कर उसका अर्थ निकाल पाए। इसका मतलब उसके लिए वो शब्द कैसे हैं, टिपिकल लैंग्वेज है। अब आपको क्या करना है, उन शब्दों को आसान भाषा में, आसान तरीके से उसे कन्वर्ट करना है, ताकि उसके लिए सिंपल लगे, ईजी लगे, वो चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। तो इस तरीके की आपकी विषय वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी विषय वस्तु ईजी लगने लगेंगे, जब आपको चीज़ें समझ आने लगेंगे, जब आपको सिंपल लगेंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी टॉपिक की तरफ बढ़ जाएगा, आपको पढ़ने का मन करेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है या मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। देखिए बाकी 5 या 6 सब्जेक्ट में आपका एक फेवरेट है और एक आपको सबसे बेकार है, पसंद नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो चीज़ आपको आसान लगती है, जो चीज़ आपको समझ आती है, जो चीज़ आपके लिए सिंपल है, वो चीज़ आपका फेवरेट है। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जो चीज़ आप समझ नहीं पाते, ना समझा पाते हैं, और उसके लैंग्वेज भी टिपिकल होते हैं, वो आपके लिए टफ हो जाता है। तो इसीलिए अधिगम को ये प्रभावित करते हैं। बच्चा इंटरेस्ट उस तरफ दिखाता है जो चीज़ें उसे समझ आ जाए। तो इसीलिए आपकी विषय वस्तु बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन विषय वस्तु, अगर विषय वस्तु आपने ईजी कर दिया तो बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा, और जब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो अधिगम ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए स्टूडेंट्स वातावरण। देखिए वातावरण कैसे होनी चाहिए, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, यह है नेत्र प्रिय। देखिए वातावरण आपके कैसे होने चाहिए, नेत्र प्रिय होने चाहिए। नेत्र प्रिय का मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब आप जो चीज़ें अच्छा पसंद करते हैं, आपके नेत्र के लिए वो प्रिय हो, यानी आपके आंखों के लिए वो प्रिय हो। जो चीज़ें आपको पसंद है वही आपका वातावरण होगा। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि आपका वातावरण आपके नेत्र, आपके हिसाब से अगर आप जैसा चाहते हैं, आपका क्लासरूम यदि वैसा होगा जहाँ पर आप अधिगम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, आपको पढ़ने का मन करेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जो क्लासरूम होते हैं उसको जो है डेकोरेट किया जाता है। तो डेकोरेट करना ज़रूरी है। और जैसे जैसे फेस्टिवल होते हैं, जैसे अभी लास्ट में आपका फेस्टिवल रहा दीपावली, तो दीपावली के दौरान आपके क्लासरूम को सजाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके नेत्र को प्रिय लगते हैं। आपका मन करता है कि आप स्कूल जाए, वहाँ पर जाके बैठे, आपका क्लासरूम इतना इंटरेस्टिंग हो, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगे। तो ये चीज़ें एनवायरनमेंट की तरफ भी आपको ध्यान देना होता है, आपके क्लासरूम की तरफ ध्यान देना होता है, ताकि बच्चों के नेत्र
प्रिय के अनुसार हो, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रदूषित रहित। देखिए आपकी क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर प्रदूषण नहीं होने चाहिए, यानी कि प्रदूषित रहित होने चाहिए, क्योंकि जब आप प्रदूषण नहीं होगा तब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, और जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब आपका अधिगम बहुत अच्छे से हो पाएगा। एक होता है स्टूडेंट्स, आप का जो वातावरण है वो अनुकूल होने चाहिए, मतलब आपके हिसाब से, जैसे आपका माहौल है, आपका एडजस्टमेंट है, उसके हिसाब से होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सोच पाए, समझ पाए, अपनी अभिव्यक्ति को आपके सामने रख पाए, ताकि वो कोई भी डाउट्स उसके मन में आए तो वो आपसे क्लियर कर पाए। ऐसे अनुकूल वातावरण होंगे तो उनके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं उनका अधिगम भी प्रभावी होगा। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक होता है नवीन ज्ञान, यानी कि जो बच्चा नया सीख रहा है और पूर्व ज्ञान जो उसने पहले सीखा है, इसके बीच में अंतर संबंधित होना जरूरी है। मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, प्रकाश पढ़ते हैं, ठीक। अब प्रकाश टॉपिक को आप सिक्स में भी पढ़ रहे हैं और प्रकाश टॉपिक को आप 9th में जाकर भी पढ़ रहे हैं, तो आपने जो 9th में जाके जो आपने सीखा वो है नवीन ज्ञान, और जो आपने पूर्व छठी में सीखा था वो है पूर्व ज्ञान। तो आपने जो पहले सीखा और जो आप अब सीख रहे हैं, इसके बीच में रिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक रिलेशन नहीं होगा, मान लीजिए आपने छठी में कुछ प्रकाश पढ़ लिया जो आपका यहाँ पर कहीं पर भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो छठी में आप प्रकाश पढ़कर आते हैं उस वही डेफिनेशन लगभग थोड़े और चीज़ों को इंक्रीज करके आपके 9th में जाता है। तो आपके पूर्व ज्ञान जो आपने पहले सीखे और जो आप अभी सीख रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन होना जरूरी है, ठीक। इनके बीच में संबंध आना जरूरी है। यदि आपका संबंध नहीं बन पा रहा है, आपने पहले नहीं पढ़ा, तो आपको जो है ये नया लगेगा और इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका मतलब आपका अधिगम भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में अंतर संबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर जो टीचर्स होते हैं उनको लेसन प्लान तैयार करना होता है, कि आप ऐसी चीज़ों को सिखाने गए कि आपने पहले जो चीज़ें सिखा रखे हैं बच्चों को, उसका उदाहरण आप इस टॉपिक पे लेकर आए, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, परिपक्वता। देखिए मैं आपको बता दूं, परिपक्वता क्या होता है, मैच्योरिटी। बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। मतलब मान लीजिए यदि आप मैच्योर नहीं है तो आपका अधिगम पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि आपकी क्लास का बच्चा है जो 10 वर्ष का है, और 10 वर्ष के बच्चे को लगभग 5th क्लास में होनी चाहिए। 10 वर्ष का बच्चा जनरली 5th क्लास में होता है, लगभग 5th क्लास में होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप 10 वर्ष के बालक को 10th क्लास के क्वेश्चंस दे रहे हैं, 10th क्लास की बुक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये अभी 10 क्लास के हिसाब से मैच्योर नहीं हो पाया है। जब आप बच्चा 10वीं के हिसाब से मैच्योर नहीं है तो इसको कोई भी चीज़ें ठीक ढंग से नहीं समझ आएंगी, और यदि इसको ठीक ढंग से समझ नहीं आएंगे तो इसको अधिगम भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है परिपक्वता। इसीलिए जो आपकी बुक्स वगैरह होती है, जो जिस वर्ष में, जैसे मान लीजिए बच्चा 5वीं क्लास में है तो उसकी लगभग 10 वर्ष के आसपास की एज है, तो 10 वर्ष के हिसाब से उस बच्चे का जो सिलेबस होता है उसको तैयार किया जाता है, ताकि वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच पाए, समझ पाए। जैसे आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, तो जब 10 वर्ष का बालक होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में सोच पाता है, बट अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाता। तो जो 10 वर्ष के बालक 5th क्लास में पढ़ता है, उसकी 5th क्लास की बुक में कभी भी अमूर्त चीज़ों के बारे में वर्णन नहीं होगा, क्योंकि जब अमूर्त चीज़ों के बारे में वर्णन नहीं होगा तो वो ना तो समझ पाएगा, और अगर अमूर्त चीज़ों के बारे में वर्णन कर भी दिया तो वो बच्चे की समझ से बाहर है, तो उसके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आएंगी। तो इसीलिए परिपक्वता ज़रूरी है। जो बच्चा जिस एज में है उस एज के अकॉर्डिंग उसके सिलेबस, उसकी बुक्स होने चाहिए, ताकि वो चीज़ों को समझ पाए। तो इसीलिए परिपक्वता ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं कि एक छोटे बच्चे 10 वर्ष के बालक को आप 10वीं क्लास में एडमिशन दे देंगे या उसको 10वीं क्लास में पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो बच्चा कभी भी अधिगम नहीं कर पाएगा। ये वो सारे फैक्टर होते हैं जो आपके अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड अधिगम में बचा आपका वक्र, और अधिगम से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और जानेंगे कि अधिगम सिद्धांत और वक्र से रिलेटेड कैसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ पाए होंगे चीज़ों को कि अधिगम क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।